हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो ये आपका जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है गोल्जी बॉडी के बारे में। हम गोल्जी बॉडी के बारे में, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कौन कौन सा होता है, जैसे कि ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन या फिर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, एक्चुअल में ये होते क्या हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं इस गोल्जी बॉडी के बारे में। इससे पहले हम आपका काफ़ी सारे ऑर्गेनल कवर करवा चुके हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस कवर करवा चुका हूं मैं, ठीक है, ईआर कवर करवा चुका हूं, एंड इसके बाद मैं आपका राइबोसोम्स को भी कवर करवा चुका हूं, ठीक है ना। राइबोसोम्स को मैं कवर करवा चुका हूं। तो यहाँ पर अब इनके बारे में आई थिंक आपको सभी चीज़ पता है, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज के जो है इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर आपको कल मिलेगा, कल मतलब जब आज के टाइम, आज की डेट में आज देख रहे हो, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये रात में रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं लेक्चर, क्योंकि मुझे सुबह कहीं निकलना है। तो बट कोई बात नहीं, आपको ये लेक्चर मिलेगा। हाँ, एक बात और बतानी थी, जो बच्चे भी यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, जो बच्चे भी यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, तो देखो भाई, मैंने टारगेट बनाया है आपका। मैं यूनिट आपको कवर करवाने वाला हूँ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, एंड इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा यूनिट नंबर 10 एंड आपका 11, ठीक है ना, 10 एंड 11। और मैं यूनिट नंबर 9 भी आपकी कराऊंगा, एंड थोड़ा करवाऊंगा मैं आपको यूनिट नंबर 30 के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा मैं यूनिट नंबर 30 के बारे में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना ही मैं करवा पाऊँगा इसमें, बट आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखो, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वे पहले जा कर के अपनी 2 यूनिट एक साथ चला सकते हैं। एक यहाँ पर मैंने आपकी बायोकेमिस्ट्री यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी दूसरी यूनिट चल रही है, जो कि आपकी मेरे ख्याल से कुछ और दिन लेगी, ठीक है ना, बट ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। फिर हम मोलिकुलर बायोलॉजी पे चलेंगे। मोलिकुलर बायोलॉजी में आपकी ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 पर चलेंगे, जहाँ पर हम सेल सिग्नलिंग देखेंगे, डिफरेंट टाइप के पाथवे देखने वाले हैं, इम्यूनोलॉजी को पढ़ेंगे, सेल कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पे जंप कर जाएंगे, ठीक है ना, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पे जंप कर जाएंगे। और उसके बाद यूनिट नंबर 30 के आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जहाँ से आपका पिछले 20 साल से आया हुआ है, वे एक टॉपिक उठा लूँगा मैं, ठीक है ना, और उनको आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, उनको आपको समझा दूंगा। एंड यूनिट नंबर 9 जो है ये मैं किसी भी एक दिन करवा दूंगा, क्योंकि यूनिट नंबर 9 में आपका ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको याद करने वाली चीज़ है, बट इस यूनिट नंबर 9 को आप हल्के में मत लेना। यहाँ से ऑलमोस्ट आपका 25 नंबर का आता है, ठीक है ना, 25 नंबर का आता है। एक्चुअली यहाँ पर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में कि क्लासिफिकेशन क्या है, किसका, प्लांट का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, एनिमल का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, आर्कियो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे यूनिट नंबर 9 के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ पैथोजेंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, पैथोजेंस पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एक दो आपकी टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही सब चीज़ है, तो आपका याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना, ये याद करने वाली चीज़ है। और आपने इंटर में काफ़ी अच्छे से याद किया होगा। जो बच्चे जूलॉजी बैकग्राउंड या फिर बॉटनी बैकग्राउंड, जूलॉजी एंड बॉटनी बैकग्राउंड के हैं, वो तो इसकी चिंता करनी छोड़ दो, ठीक है ना, वो तो इसकी चिंता करनी छोड़ दो कि यूनिट नंबर 9 भी कोई चीज़ है। फोकस करो 1 2 3 4 एंड आपकी 10 11 एंड 13। बाकी का आपको मटेरियल जहाँ से भी मिल रहा है वो आप मतलब वहाँ से अपना कवर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि सर हमें नहीं मिला, तो मैं ऐसा करूँगा, आपको प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि आपकी यूनिट नंबर 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है ना, इनकी मैं आपको पीडीएफ वगैरह दे दूँगा, ठीक है ना, बना करके पीडीएफ दे दूँगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। या फिर मैं एक काम करूँगा कि आपको जो है 3 4 4 दिन में जो इनमें आपके इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक, चाहे यूनिट नंबर 6 हो, यूनिट नंबर 7 हो, यूनिट नंबर 8 हो, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली मैं सोच रहा था इस बार कि आपको जेनेटिक्स भी अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है ना, जेनेटिक्स भी अच्छे से पढ़ाऊँ, बट जेनेटिक्स के मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा लूँगा, ठीक है ना। जैसा देखो मेरे पास टाइम होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा। एक्चुअली ये जो आपका एग्ज़ाम है ये जुलाई में होना चाहिए था, बट जून में हो गया, बट कोई बात नहीं, हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना, हमें अवेयर रहना है,
हमें अपना सब कुछ मतलब जितना भी सिलेबस है वो कवर करके चलना है, ठीक है ना। तो मुझसे जितना ज़्यादा होएगा मैं आपके लिए उतना ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। और यूनिट नंबर 1 2 3 4 10 11 एंड आपका 13 का थोड़ा सा पार्ट एंड यूनिट नंबर 9 ये आप मुझ पर छोड़ सकते हो, ठीक है ना, ये आप मुझ पर छोड़ सकते हो। बाकी का आपको अगर कहीं से पोर्शन मिल रहा है 6 7 8 का तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। या फिर मेरे पास जो नोट्स हैं मैं इनकी जेरोक्स करवा करके इनकी एक प्रकार से PDF बना करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो इनके, ठीक है। तो चलिए आइए, आपसे बात होगी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ये भी बता रहा था आपसे कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री फिनिश हो चुकी है। आपकी सेल बायोलॉजी चल रही है और यूनिट नंबर 3 आपकी स्टार्ट होएगी अब, ठीक है ना, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगी कुछ ही दिनों के बाद। क्योंकि हमारा इसके बाद क्या रहेगा, एक तो साइटोस्केलेटन रहेगा, एक क्लास वो लेगा, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन एक क्लास साइटोस्केलेटन रहेगा आपका ऑलमोस्ट 2 आवर का, 2 से 2 to 30 आवर का, ठीक है ना, यानी कि 2.5 घंटे के आसपास का आपका ये लेक्चर बैठेगा, ठीक है ना, यानी कि लेंथी लेक्चर रहेगा आपका। इसके बाद आपकी प्रोटीन सॉर्टिंग आ जाएगी। प्रोटीन सॉर्टिंग को हम 3 लेक्चर में, मैक्सिमम 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है यानी कि एक दिन ये लेगा, दूसरा दिन ये लेगा एंड आपका 2 दिन लेने वाले हैं सेल साइकिल, ठीक है ना, 2 दिन कौन लेने वाले हैं, सेल साइकिल आपका लेने वाले हैं। इसके बाद देखो आपका क्या बचता है कि आपके कुछ ऑर्गेनल्स जो बच जाते हैं, यानी कि बे जो है मैं एक दिन में अब सारे के सारे जी। इसके बाद देखो, इसके बाद आज ही मुझे कवर करवाना आपका लाइसोसोम, ठीक है ना। उसके बाद आपके बचते हैं पेरोक्सिसोम वगैरह, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो इन तीनों ऑर्गेनल को, ठीक है ना। इसके बाद आपका ग्लाइओक्सिसोम्स को मैं पेरोक्सिसोम्स के साथ ही उठा लूँगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑर्गेनल मैं आपके जो है आपके अनुसार कल ही समाप्त करवा दूंगा। उसके बाद साइटोस्केलेटन पे चलेंगे। मतलब ओवरऑल मैं इसको मान करके चल रहा हूँ कि आपके अभी 6 से 7 दिन लगने वाले हैं इस यूनिट के लिए, ठीक है ना, 6 से 7 दिन आपके इस यूनिट के लिए लगने वाले हैं। तो भाई साहब थोड़े से प्रिपेयर्ड रहिए आप, ठीक है ना। अगर आपको कोई किसी प्रकार की शंका हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए आइए, आपके समझ में इतना आया तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अपने जो है ऑर्गेनल के बारे में, जो कि हमारा क्या है, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, हमारा है गोल्जी बॉडी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बड़ा प्यारा सा आपको ग्रीन ग्रीन कलर का ये गोल्जी बॉडी दिख रहा होगा, ठीक है ना। बस हमको यही पढ़ना है कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बता रखा था, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वहाँ से जनरेट होता है आपकी ER, ठीक है ना, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्टार्टिंग में कौन सी ER बनेगी, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है ना, इसी आपका RER में। और यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन होगा वो इनिशियल स्टेप का होगा, याद रख लेना, इनिशियल स्टेप का होगा, वो भी N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना, N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी मैनोज जुड़ती हैं, गैलेक्टोज जुड़ती हैं एंड आपका N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये तीनों चीज़ जुड़ती हैं किसकी सहायता से, डोलिकोल P, ठीक है ना, डोलिकोल P मत भूलना, रिवीजन रिकॉल करते रहो, ठीक है ना, रिवीजन एंड रिकॉल अपना करते रहो। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये RER होता है यही क्या काम करता है, यही प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस आपकी ये RER से ही होने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जब ER याद रख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब कभी भी ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि इसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, यानी कि ये टूट जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है, तब ये अलग अलग प्रकार की बॉडी बनाता है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की बॉडी बनाता है। उनमें कौन कौन सी बॉडी चली आती है आपके, जैसे कि पेरोक्सिसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोक्सिसोम चली आती है आपकी, ग्लाइओक्सिसोम चली आती है, ठीक है ना, नंबर 1, नंबर 2 ग्लाइओक्सिसोम, ठीक है, ग्लाइओक्सिसोम, ठीक है ना। इसके बाद स्फेरोसोम्स था आपका, ठीक है, नंबर 3 स्फेरोसोम्स, ठीक है ना, स्फेरोसोम्स
एक्चुअली आपके जो ER याद रख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रैगमेंट होते हैं वे बनाते हैं आपके माइक्रो बॉडीज, ठीक ना, उनको बोलते हैं माइक्रो बॉडी। अब इन माइक्रो बॉडी को ही आपका डिवाइडेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन के बेस पे कि भाई आपके परोक्सिसोम्स होंगे, ग्लाइओक्सिसोम्स होंगे या फिर स्पेरोसोम्स होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका परोक्सिसोम्स होता है इसके अंदर आपका कैटेलाइज नाम का एंजाइम्स होता है जो कि क्या करता है, डिटॉक्स रिएक्शन करता है, ठीक है ना, डिटॉक्स रिएक्शन करता है। अब ये डिटॉक्स क्या होता है, देखो आप जब कभी किसी अल्कोहल का यूज करते हो या फिर ड्रग्स का यूज करते हो, पॉइजन्स का यूज करते हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करना आपका कहलाता है डिटॉक्स। और ये डिटॉक्स जो है आपका कहाँ पर होता है, तो ये आपका मोस्टली लीवर के अंदर होता है डिटॉक्स, ठीक ना, लीवर के अंदर आपका होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को चेंज कर दिया जाता है वाटर में, ठीक है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O जो भी आपका H2O2 बनना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनना है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है आपका वाटर में, ठीक है ना। तो ये किसकी सहायता से होता है, ये होता है आपका परोक्सिसोम की सहायता से। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। इसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम में मैंने आपको बताया था कि आपका अगर फैट है तो फैट आपका कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें फैट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है ना, फैट कन्वर्ट होगा आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने वाला है। स्पेरोसोम्स में मैंने आपको बताया था कि लिपिड एंड फैट, लिपिड प्लस फैट जो हैं ये स्टोर होते हैं, ठीक है ना, लिपिड एंड फैट आपके स्टोर होते हैं। तो ये सारे के सारे ER माइक्रो बॉडीज थी, ठीक है ना, तो इनको याद रख लेना, ये ER माइक्रो बॉडीज थी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका फॉर्मेशन पूछ लेते हैं कि बताइए परोक्सिसोम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, ग्लाइऑक्सिसोम्स कहाँ से बने या फिर स्पेरोसोम्स आपके कहाँ से बने, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है क्योंकि मैं आपका जो है माउस का यूज करता हूँ तो यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिख नहीं पाता, ठीक है ना, बट आपको ये स्पेलिंग कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो मैं अपने मोस्टली करता हूँ जितनी जो भी मेरी PDF है PDF में मैं प्रोवाइड आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। और इन सब की जितना मैंने आपको बताया है इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलने वाली है, ठीक है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलने वाली है, तो आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर देखो इसके बाद क्या होने वाला है कि जब आपका न्यूक्लियोप्लाज्म से RER बन गया, इसके बाद आपका SER बनने वाला है, ठीक है ना, SER बनने वाला है। अब देखो यहाँ पर हम RER किसको बोल रहे थे, जो आपका सिस्टर्निया वाला पार्ट था, जो आपका ER का सिस्टर्निया वाला पार्ट था, जो सिस्टर्निया वाला पार्ट था वो आपका बना रहा था RER, ठीक है ना। और इस सिस्टर्निया से ही आपके बन रहे थे ट्यूब्यूल्स, क्या बन रहे थे आपके ट्यूब्यूल्स बन रहे थे, जिसको हमने SER बोला था, ठीक है ना। और इस ट्यूब्यूल से ही आपके बनते थे वेसाइकल, ठीक है ना, क्या बन जाता आपका वेसाइकल बना था। और हम कह सकते हैं कि जो आपका SER होता है यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से आपका जो है गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी कह लो, गोल्जी अपरेटस कह लो, ठीक है ना, या फिर अगर हम इसको डिक्टायोसोम्स के नाम से भी जानते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन करा जाता है। आपको गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस ही याद रखना है, ठीक है ना। तो अब इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। SER के मैंने आपको 5 फंक्शन बताए थे, कौन कौन से फंक्शन बताए थे वो आपको याद होने जरूरी है, ठीक है ना, याद होने बहुत ही जरूरी है। देखो ये जो आपके माइक्रो बॉडीज बननी है ये ER से बननी है, ना कि कोई स्पेसिफिक RER से, ठीक है ना, ये ER से RER से नहीं बननी, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जर्नल है उससे बननी है, ठीक है ना। SER का क्या क्या फंक्शन बताया था मैंने आपको कि कैल्शियम का स्टोरेज करना, इसके बाद डिटॉक्स रिएक्शन करवाना, इसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म का काम था, इसके बाद में मैंने आपको 2-3 काम इसके और गिनवा रखे थे, ठीक है ना, 2-3 काम इसके और गिनवा रखे थे, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना, उनमें से एक इंपॉर्टेंट था ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करना। जहां पर आपका ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता तो उसी से आपका जो है ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा था, ठीक है ना, उसी से आपका ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा था। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो चलो ये आपको अगर इतनी बात पता चल गई है तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद हमारा RER बनना है, सॉरी
ठीक है। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद हमारा क्या बन रहा है, RER बनना है, फिर इसके बाद SER बनेगा और SER बना देते हैं आपके वैक्यूल, ठीक है ना। SER आपका क्या बनाते हैं, SER बनाते हैं आपके ये वाले वैक्यूल, ठीक है ना। तो ये देखो वैक्यूल बनना है और इन वैक्यूल को ही मिला करके आपका गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। यहाँ पर भी आपको मेनली बता रहा हूँ मैं, दो प्रकार की स्ट्रक्चर चमकेगी। एक तो चमकेगी आपको सिस्टर्नी टाइप, ठीक है ना। एक क्या चमकेगी, एक चमकेगी आपको सिस्टर्नी टाइप और दूसरी चमकेगी आपको वैक्यूल टाइप की, ठीक है ना। ये कैसी है आपका वैक्यूल टाइप की है, ठीक है ना, वैक्यूल टाइप की है। यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स पार्ट होते हैं या जो यहाँ पर ट्यूब्यूल्स पार्ट होते हैं वे बहुत कम मात्रा में रहते हैं और इस ट्यूब्यूल्स का कोई फंक्शन भी नहीं रहता, ठीक है ना, इनका कोई फंक्शन भी नहीं रहता, इसलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो हम बात करते हैं केवल और केवल आपकी दो चीज़ पाई जाती है, एक आपके सिस्टर्निया वाला पार्ट, दूसरा आपके वैक्यूल्स, ठीक है ना। दूसरा क्या पाया जाने वाला है, वैक्यूल्स। ट्यूब्यूल बहुत कम अमाउंट में बनता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं रहता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर मानते नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जो आपका गोल्जी बॉडी है इसको अब हम 3 कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं। ये जो आपका गोल्जी बॉडी है ये जो आपका ये चमक रहा है ये आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक ना। तो इसको हम 3 कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं। एक होता है आपका सिस्टर्निया वाला पार्ट, ठीक ना। एक कौन सा होगा आपका सिस्टर्निया वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा होने वाला है, फिर दूसरा होगा आपका वैक्यूल वाला या फिर इसको हम वैक्यूल वैसिकल बोलेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा होने वाला आपका वैसिकल वाला पार्ट, वैक्यूल नहीं बोला जाएगा इसको बोलेंगे वैसिकल वाला पार्ट। एंड नंबर तीसरा होगा आपका वैक्यूल वाला पार्ट, ठीक है ना। नंबर तीसरा कौन सा होगा, वैक्यूल वाला पार्ट आपका होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी बनाती है सिस्टर्निया, ठीक है ना, ये बनाती है आपकी सिस्टर्निया। जबकि ये आगे वाली सेल जो आपको चमक रही होगी ये एक प्रकार के वेसाइकल्स वगैरह बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आपका वेसाइकल, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, वेसाइकल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो ये बनना है आपके वैक्यूल। ये क्या बनना है, आपके छोटे छोटे वैक्यूल बनना है, तो इनको बोला जाएगा वैक्यूल, ठीक है ना, इनको बोला जाएगा वैक्यूल। अब इन वैक्यूल के डिफरेंट फेट हो सकते हैं, यानी इनका डिफरेंट जो है इनका काम हो सकता है। या तो ये आपका लाइसोसोम्स का निर्माण करवाए, ठीक ना, या तो ये आपका जो आपकी गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के 3 भागों में बांटा गया है, सिस्टर्निया, वेसिकल्स एंड आपका वैक्यूल्स, ठीक है ना। तो या तो ये वैक्यूल्स जो आपके लाइसोसोम्स को बनाए, ठीक है ना। लाइसोसोम्स में हम आगे पढ़ेंगे, एक्ट्रोसोम्स कुछ को बोलते हैं, एंडोसोम्स कुछ को बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, तो वो सब हम लाइसोसोम्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला फैट तो इसका ये हो गया कि ये तो या तो फिर आपका लाइसोसोम्स बनाए, या फिर इसका दूसरा फैट आ जाता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जाकर के पार्ट बन जाए, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वैक्यूल्स बने हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जाकर के पार्ट बन जाए। या फिर तीसरा इसका जो अच्छा फंक्शन है वो क्या होता है कि जो आपकी स्टार्टिंग से प्रोटीन बनती हुई आ रही है, जो आपकी स्टार्टिंग से प्रोटीन बनती हुई आ रही है उसे किसी ऑर्गेनल तक पहुंचा दे, ठीक है ना, उसे किसी भी आपके ऑर्गेनल तक पहुंचा दे। मतलब कि कहने का क्या है कि आपकी जैसे कि ER में जो है जो प्रोटीन बननी थी वो आपकी गोल्जी बॉडी में आई, गोल्जी बॉडी के वैक्यूल्स में आई। अब इस प्रोटीन की जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देगी। इस प्रोटीन जो आपकी प्रोटीन जो है आपकी मॉडिफाई हुई, इस प्रोटीन की जरूरत अगर आपकी क्लोरोप्लास्ट में है तो क्लोरोप्लास्ट में पहुंचा देगी। अगर यहाँ पर जरूरत किसी दूसरे ऑर्गेनल को है, ठीक है ना, वो आपका RER भी हो सकता है, ठीक है ना, RER भी हो सकता है, या फिर आपका न्यूक्लियस भी हो सकता है, ठीक ना, न्यूक्लियस भी आपका हो सकता है। तो अब देखो कितना अच्छा काम कर रहा है कि इसने ही प्रोटीन को जो है मतलब जो लास्ट में प्रोटीन की शिपिंग पैकेजिंग वगैरह होती है उस सब का ध्यान कौन रखता है, आपका गोल्जी बॉडी रखता है। और गोल्जी बॉडी से ही बाद में जो आपकी प्रोटीन है जो सिक्रेटरी, देखो अब ये सीक्रेट होगी बाय द हेल्प ऑफ वेसाइकल, तो इसलिए बोलते हैं इसको सिक्रेटरी बॉडी, ठीक है ना, सॉरी सिक्रेटरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद और क्या फंक्शन होने वाला है कि जो भी आपके वैक्यूल में अगर कोई सी प्रोटीन और भरी हुई है तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में पहुंचाना है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर पहुंचाना है, ठीक है। तो इस गोल्जी बॉडी के आपके काफ़ी सारे काम होते हैं, ये काम आपको नहीं भूलने हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा
NP बना, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म था, न्यूक्लियोप्लाज्म से हमारा RER का निर्माण हुआ, ठीक है ना, RER का निर्माण हुआ। इसके बाद हमारा SER का निर्माण हुआ, ठीक है ना, SER का निर्माण हुआ। इसके बाद हमारा गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी का। और ये गोल्जी बॉडी का आपके काफ़ी सारे फैट हो सकते हैं, या तो ये बाद में लाइसोसोम्स बनाए आपका, ठीक है ना, लाइसोसोम्स बनाए, या फिर आपका ग्लाइकोप्रोटीन बना दें, या फिर आपका लिपोप्रोटीन बना दें, जो कि आपका क्या काम करने वाली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जा करके हेल्प करेगी। इसके फंक्शन हम आगे देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन होते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हमारी प्रोटीन कहाँ पर बनेगी, इस जगह पर बनेगी, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी प्रोटीन बनने वाली है वो RER पे बनने वाली है। अब RER पे प्रोटीन बनी है बट यहाँ पर मॉडिफाई नहीं है, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेप होगा मॉडिफिकेशन का, ठीक है ना, इनिशियल स्टेप आपका इनिशियल स्टेप होने वाला है मॉडिफिकेशन का। और जो मॉडिफिकेशन रहेगा उसमें 5 स्टेप आते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है ग्लाइकोसाइलेशन, जो आपका ग्लाइकोसाइलेशन होगा वो N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना, N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पर होने वाला है, इस बात को आपको नहीं भूलना ही। फिर यहीं पर आपका डाइफॉस्फेट अटैच हो रहा था, ठीक है ना, फिर आपके मैक्रोमोनोमर्स वगैरह बन रहे थे। तो मैंने जो आपको बताया था कि इनको हम पढ़ेंगे कहाँ पर, आपका प्रोटीन सॉर्टिंग के अंदर। जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है आपकी ग्लाइकोसाइलेशन की, बाकी तो सब ऐसे ही हंसी मजाक है, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइलेशन आपको नहीं भूलना। और एक बात को और याद रख लेना, जब कभी भी N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो ये एमाइड बॉन्ड, यानी कि देखो ग्लाइकोसाइलेशन में सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी प्रोटीन से वो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, ठीक है ना, प्रोटीन से आपका कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट होना ही ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। अब ये क्या हो सकता है, या तो ये फिर आपका एमाइड बॉन्ड बना है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आपका एमाइड बॉन्ड बनना है तो ये आपका N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन रहता है, ठीक है ना, N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन रहेगा। और अगर ये हाइड्रोक्सिल पर बॉन्ड बनना है, यानी कि थ्रीओनाइन एंड टायरोसिन पर, तो आपका O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है ना, कौन सा होता है, O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल ये बात याद रखनी है कि जो आपका RER है यहाँ पर N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, वो भी इनिशियल में, ठीक है ना, कहाँ पर, इनिशियल में। यहाँ पर कंप्लीट, आई रिपीटेड, यहाँ पर कंप्लीट ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद आपकी प्रोटीन जो है वो SER में आ जाएगी। SER में आने के बाद यहाँ से वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी अपरेटस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी अपरेटस का फॉर्मेशन करेंगे। और फिर यहाँ पर सेकंड आपका क्या होने वाला है, सेकंड ग्लाइकोसाइलेशन होने वाला है। यहाँ पर आपके दोनों प्रकार के ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं, यानी कि N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन भी यहीं पर होगा, और आपका जो है O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन भी यहीं पर होने वाला है। बट क्या होता है कि जो आपका N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो को ट्रांसलेशन स्टेट में होता है, ठीक है ना, कहाँ पर होता है, को ट्रांसलेशन स्टेट में होता है। बट जो आपका O ग्लाइकोसाइलेशन है, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, अगर नहीं भी लिखा होगा तो मैं आगे लिख दूंगा। जो आपका O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ये आपका कहाँ पर होता है, जैसे कि देखो ये कहाँ पर होता है, को ट्रांसलेशन में, जबकि जो आपका O ग्लाइकोसाइलेशन होता है ये आपका होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में, ठीक है ना, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अब ये को ट्रांसलेशन आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या है, तो वो हम अगर कोई यहाँ पर जानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बड़े ही अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या आपका अंतर होने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो यहाँ पर मैंने बहुत ही कुछ बता लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपको काफ़ी कुछ बताना है, तो आगे की बात वहीं पर करेंगे। तो आप देखो कुछ इसकी डिस्कवरी वगैरह के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी डिस्कवरी हुई है, ठीक है। अब तक जो मैंने पढ़ाया हो सकता है आपके शायद सिर के बाहर से गया होगा, बट आपकी हकीकत यही है कि आपसे इसी प्रकार से CSIR में पूछा जाता है।
ये जो यहाँ पर बात लिखी हुई है ये तो आपके नीट के लिए है, ठीक है ना, ये बात आपकी नीट के लिए है, बट कभी कभी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिया जाता है इनको भी, तो इनका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना, इनका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखो द गोल्जी अपरेटस, या तो हम गोल्जी अपरेटस बोल सकते हैं या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, या तो गोल्जी अपरेटस या फिर आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ द सेल मतलब आपके जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आपका सब जगह जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाने वाला है, ठीक है ना। बट याद रखना प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक और आर्किया में ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इट इज ए अनादर पैकिंग ऑर्गेनल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपकी इनिशियल मेटाबॉलिज्म, इनिशियल मॉडिफिकेशन हो रहा था, ठीक है ना। बट वहाँ पर क्या हो रहा था, अच्छे से ना तो पैकेजिंग हो रही थी ना ही आपकी शिपमेंट वगैरह हो रही थी। तो जो आपका पैकेजिंग का काम है, अच्छे से टैग लगाने का काम है, प्रोटीन को सही करके मतलब सही करके मॉडिफाई करने का काम है। तो देखो इसके बाद क्या था कि आपका जो इट इज़ द अनादर पैकिंग ऑर्गेनल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये दूसरा आपका ऑर्गेनल होता है और यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी होती है कंप्लीटली पैकेजिंग होती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इट वाज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इट, यानी कि जब इसकी डिस्कवरी हुई तो जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम पे ही इस ऑर्गेनल का नाम पड़ गया, ठीक है ना। उनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी, ठीक है ना, कैमिलो गोल्जी आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1898 में, यानी कि 1898 में क्या था। ये कैमिलो गोल्जी एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। कैसे थे, आपके जो आपके दिमाग वाले साइंटिस्ट होते हैं, दिमाग वाले डॉक्टर होते हैं, वे थे ये, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले नर्व सेल में इसको डिस्कवर किया था, और वो नर्व सेल किसकी थी, आउल एंड कैट, उल्लू और आपकी बिल्ली की थी, ठीक है ना, उल्लू एंड आपकी बिल्ली की। मैनी साइंटिस्ट थॉट इट टू बी आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस बाय स्टेनिंग टेक्निक, मतलब काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने कहा या फिर काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने ये सोचा कि देखो भाई साहब जो ये हमें आकृति मिल रही है, शिल्प क्रिया मिल रही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, ये स्टेनिंग के थ्रू मिल रही है, ठीक है ना, स्टेनिंग के थ्रू मिल रही है। स्टेनिंग का नाम याद रख लेना, सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है ना। तो स्टेनिंग का नाम क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट से आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टेन किया जाता है। द जॉब ऑफ गोल्जी अपरेटस इज टू प्रोसेस एंड बंडल मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड एज दे आर सिंथेसाइज विद इन द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर जो आपके गोल्जी अपरेटस थे वे किसका निर्माण कर रहे थे, प्रोटीन एंड लिपिड का निर्माण कर रहे थे, ठीक है ना। तो चलो लिपिड का निर्माण हो रहा था वो तो बात ठीक है, वो तो समझ में आती है, लेकिन अगर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो इसके लिए चाहिए होगा राइबोसोम्स, इसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, राइबोसोम्स की जरूरत पड़ेगी। जबकि गोल्जी बॉडी के पास तो दूर दूर तक भी कोई राइबोसोम्स नहीं था, ठीक है ना। तो जो उस समय तक कैमिलो गोल्जी थे, जितना सोच पाए उन्होंने बेचारों ने उतना दे दिया। उनको ये नहीं पता था कि RER से, ठीक है ना, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से आपकी प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो होता हुआ चला रहा है। तो इन्हीं के साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी के इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। उन्होंने डिस्कवरी की थी और थोड़ी गुत्थी समझ करके आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा था, जो आपके गोल्जी अपरेटस में कि प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस हो रहा था वो स्टार्टिंग में बोल दिया था, ठीक है ना, इस बात को। बट यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस बाकी में ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रोटीन की अब सिंथेसिस नहीं, यहाँ पर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। द गोल्जी अपरेटस इज समटाइम्स आर कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस, यानी कि इसको पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ द सेल, सिंस वन मेजर फंक्शन इज टू मॉडिफाई, सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन टू बी सीक्रेट। जिस प्रकार से आपके पोस्ट ऑफिस में कोई भी सामान हम जमा करने जाते हैं कहीं दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, उस पर एक चिट लगा देते हैं, जहाँ का एड्रेस होता है वो एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है ना, और उसे अच्छे से रैप कर देते हैं। तो वो सारा का सारा काम आपका गोल्जी का होने वाला है। यहाँ पर एक प्रोटीन आई, इस प्रोटीन के ऊपर कोई भी टैग लगाना, जहाँ पर इसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए
लिए, इसको सही करके रैप करना, ये सारा का सारा काम किसका होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। तो इसको क्या है, पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है एंड ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका स्ट्रक्चर आ जाता है। तो स्ट्रक्चर जो होता है, देखो स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी। तो चलिए आइए देखिए इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो जो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, पहले मगर जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कि गोल्जी बॉडी वेरीज इन द साइज, वेरी होती है साइज में, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप में मतलब पाई जाती है। बट यूजली हैज सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काइंड ऑफ सेल्स, यानी कि बट वहाँ पर जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सभी में आपकी एक जैसी ही स्ट्रक्चर पाई जाने वाली है। साइज वेरी कर सकता है बट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेल डेवलप इन सेक्रेटरी एंड नर्व सेल बट इज रैदर स्मॉल इन मसल सेल्स, यानी कि जो आपकी सेक्रेटरी एंड नर्व सेल होती हैं वहाँ पर आपकी जो है ये जो गोल्जी बॉडी है ये इनका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू मसल सेल के, ठीक है ना। मसल सेल में यहाँ पर मसल सेल का जो साइज है वो छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो इट एज ए सेंट्रल स्टॉक एंड फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्निया एंड मैनी पेरिफेरल ट्यूब्स एंड वेसाइकल्स, ठीक है ना। यानी कि जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो हमने पाया कि यहाँ पर क्या है, आपका सेंट्रल स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड, ठीक है ना, फ्लैटेंड सैक लाइक की बॉडीज बननी है आपकी। पहली को हमने बोला सिस्टर्निया, फिर उसके बाद हमने जो आपकी बात की थी जो पेरिफेरल थी उनको हमने ट्यूब्स के नाम से जाना, और देन आपके वेसाइकल्स बने, ठीक है ना, आपके फिर वेसाइकल्स बने। तो देखो यहाँ पर थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लेना। अब इस चीज़ को समझो, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर को समझो तो देखो इसकी स्ट्रक्चर को समझो कि हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं बेसिकली। एक तो हमारा होता है सिस वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। एक होता है हमारा सिस वाला पार्ट, देन दूसरा होता है हमारा मिडिल, ठीक है ना, दूसरा होता है मिडिल, एंड तीसरा हमारा होता है ट्रांस वाला पार्ट, ठीक है ना। तीसरा कौन सा होता है, ट्रांस वाला पार्ट होता है। तो मैं आपको इस वाले स्ट्रक्चर को समझाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज कर लेना। कि मान लो यहाँ पर मैंने दे दी है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फेस करके, फेस वाले आपका जो है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे सिस फेस, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, सिस फेस बोलते हैं। और ये किस प्रकार का आपका किस प्रकार की आकृति बनाता है, तो इसकी आकृति याद रख लेना, इसका फेस याद रख लेना, ये आपका कॉन्वेक्स टाइप का बना रहा है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स बना रहा है। और तो और जब ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में पाया जा रहा है तो इसका आपका प्रोक्सिमल पार्ट से भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब आपका पास वाला, ठीक है ना, प्रोक्सी मतलब आपका पास वाला होता है, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी आपको दो टर्मिनोलॉजी है ये, एक तो प्रोक्सिमल एंड एक आपका डिस्टल। जहाँ पर भी आपको प्रोक्सिमल चमकेगा यानी कि पास वाले की बात कर रहे हैं, नियर बाई की बात कर रहे हैं, और जो आपका डिस्टल है, डिस्टल मतलब दूर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके नाम में ही वैसे इनका प्रोनाउंसिएशन आपको याद कर सकते हो। तो देखो जो पास में था आपके ईआर के, जो ईआर के पास में था उसके लिए बोला यहाँ पर प्रोक्सिमल, ठीक है ना, प्रोक्सिमल फेस इसको बोला जाता है, प्रोक्सिमल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर पूरा लिखना चाहूँ तो प्रोक्सिमल, ठीक है। इसके बाद जो ये आपका मिडिल वाला पार्ट है, जो आपका बीच वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे हम मिडिल पार्ट, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, मिडिल पार्ट आपका बोला जाने वाला है, ठीक है ना, मिडिल पार्ट बोला जाने वाला है। एंड आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ट्रांस पार्ट, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम ट्रांस फेस, ठीक है, ट्रांस फेस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम डिस्टल फेस के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिस्टल फेस के नाम से भी हम डिस्टल फेस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टल फेस के नाम से भी जान सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको आपको बना करके दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, तो आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से ये आ जाएगा, ठीक है ना। कहीं पर जगह तो मिल ही नहीं रही, चलो मैं यहीं पर जगह कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं आपका इरेज कर देता हूँ। तो भाई साहब इरेज हो जाओ, ये इरेज भी नहीं हो रहा अब, ठीक है, तो कोई नहीं, आगे कहीं पर जगह देख लेते हैं, कहीं तो होगी, हाँ यहीं पर जगह है आपके। तो देखो यहाँ पर मैं आपका बनाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में क्या था,
आपकी SER थी, ठीक है ना, ये आपकी SER हो गई, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं इसको आपका ER के नाम से ही प्रोनाउंसिएट करूँगा, ठीक है ना। तो इसी से आपका बनेगी कौन सा वाला पार्ट, इसी से ही आपका बनेगा सिस वाला पार्ट बनने वाला है, ठीक है ना। इसको कॉन्वेक्स क्यों बोला हमने, तो देखो यहाँ पर उभार आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, उभार आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोला कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉन्वेक्स आपका फेस बोलते हैं, या फिर हम इसको प्रोक्सिमल फेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, प्रोक्सिमल फेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, प्रोक्सिमल फेस, या फिर हम इसको सिस फेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिस फेस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद ये क्या होगा, धीरे 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 इसका आकार बढ़ता रहेगा, और जो इसका जो मतलब जिस साइड में ये था अब उस साइड से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेगा, और जो इसका जो मुंह था, जो इसका फेस था, वो अब डिफरेंट साइड में हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो जो अब इसका फेस है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका इसका फेस हो जाएगा। तो ये आपका जो कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ट्रांस, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ट्रांस कहलाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बीच में से दबा हुआ मिल रहा है, इसकी वजह से इसको कॉनकेव फेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये कैसा हो गया आपका, कॉनकेव फेस हो गया, या फिर अगर हम ER से बात करेंगे तो हम इसको डिस्टल पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात पता चल गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब जो ये आपका मिडिल का पार्ट है, ये जो मिडिल का पार्ट है, इसको हम मिडिल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना, इसको हम एज ए मिडिल बोल देते हैं कि ये आपका मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका कैसा है, मिडिल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताई थी कि एक तो थी आपकी सिस्टर्निया, ठीक है ना, एक तो क्या थी आपकी, एक थी आपकी सिस्टर्निया, एंड दूसरा क्या था आपके, दूसरे थे वैक्यूल्स वगैरह, ठीक है ना, दूसरे क्या थे, वैक्यूल्स थे। तो देखो ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है पूरा का पूरा, ये आपका सिस्टर्निया बना रहा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है, सिस्टर्निया से बना हुआ होता है। अगर यहाँ से वैक्यूल बनाना होगा तो इस जो ये ट्रांस वाला पार्ट है, इसी से आपका क्या होगा, सबसे पहले ट्यूब निकलेगी, ट्यूब से ही एक गोल लाइक का यानी कि स्फेरिक कलर का, स्फेरिक टाइप का आपका वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपका वैक्यूल बन जाएगा, यानी कि वेसाइकल्स बनने वाला है, ठीक है ना। अब इनके डिफरेंट फेस, मतलब जो इनके डिफरेंट फैट हो सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आपके शरीर में किस प्रकार से नीड है, ठीक है ना, उसी प्रकार से। तो देखो अब जो आपका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, जो आपका ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो इस सिस्टर्निया वाले पार्ट में ही होता है, ठीक है ना, इस सिस्टर्निया वाले पार्ट में ही होता है। तो उसको देखेंगे हम आगे, ठीक है ना, उसको हम देखने वाले हैं आगे। तो आई होप गाइज आपके समझ में अब ये आया होगा। देखो ये जो ये फेस है, ये वाला जो फेस है आपका, सिस वाला फेस जो है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपका ER के पास। मान लो ये कोई आपकी ER थी, ठीक है ना, क्या थी, ER थी। और ये जो आपका ट्रांस वाला फेस है अब इसको कॉन्वेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि देखो जैसे कि आपको पता है गले में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से बार बार धसका उठ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कॉनकैव, ठीक है ना, कॉनकैव टाइप का है, क्योंकि इसको ठीक होने में कम से कम अभी 15 से 1 महीना लग जाएगा, डॉक्टर ने बोला है ठीक है। तो थोड़ी समस्या है, समझ सकते हो आप भी। यहाँ पर ये कॉनवैक्स बोला जाएगा, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा, कॉनवैक्स, इसको कॉन्वेक्स बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको उभार नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, उभार नज़र आ रहा होगा। बट इस वाले पार्ट को कॉनकैव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका बीच में से अंदर की साइड में को गया हुआ है, तो इसलिए इसको कॉनकैव बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इस पूरे सिस्टम को आपको सिस्टर्निया बोला जाता है, और जो साइड में इस जगह पर लगी होती है, या फिर यहाँ से बनती है, ठीक है ना, जो आपकी साइड में से बनती है यहाँ से, ये आपकी वैक्यूल्स बना लेती हैं या फिर ट्यूब्यूल्स बना लेती हैं, ठीक है ना। बट ये जो आपका पूरा का पूरा पोर्शन होता है, ये सिस्टर्निया का ही पोर्शन आपका होता है। आई होप आपकी समझ में ये स्ट्रक्चर अब आई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर आई है तो देखो सिस्टर्निया यहाँ पर है, वही बात है जो मैंने आपको बताई है, आप इसको पढ़ लेना एक बार अपनी तरफ से। ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अब बात आती है फंक्शन की, जो कि है इम्पोर्टेंट।
तो स्टार्टिंग में फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन आपका पीएम का पार्ट बनाएगी, ठीक है ना, पीएम का पार्ट बनाएगी एंड आपका ग्लाइकोसाइलेशन में जाएगी, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइलेशन में जाएगी। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन जो रहता है आपका जो क्या ये क्या बनाएगी, ये भी आपका पीएम का पार्ट बनाने वाली है। एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, और जब ये पीएम का पार्ट बनाएगी यानी कि जो आपकी लिपोप्रोटीन बननी है तो ये आपकी सेल से जा करके अटैच होने वाली है। मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेम्ब्रेन को एसिमेट्री प्रदान करना, मेम्ब्रेन को एसिमेट्री प्रदान करेगी। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलना। आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो आपका कहाँ से, गोल्जी बॉडी से आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और इस लाइसोसोम्स को ही हम एक्रोसोम्स के नाम से जानते हैं। हम आगे देखेंगे कि एक्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोसोम्स, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो हम आगे ही देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में इतना आया होगा। इसके बाद फंक्शन इसका कुछ और है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ योक एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन करता है ये योक का एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ निमेटोसिस्ट एंड आपका ट्राइकोसिस्ट। निमेटोसिस्ट आपका एक प्रकार से क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, वट इनवर्टिब्रेट में, ठीक है ना, वट इनवर्टिब्रेट में बनाते हैं, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। स्टोरेज ऑफ सेक्रेशन, स्टोरेज ऑफ सेक्रेशन एंड आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स, लोकेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि ये क्या काम करता है, इसके अंदर आपके काफ़ी सारी एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। मेनली कौन सा होता है, ट्रांसफरेज, ठीक है ना, मेनली कौन सा होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम्स इसमें आपके भरे हुए होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई साहब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि आपका सिलेबस अभी इसमें काफ़ी सारा है। जो चीज़ इजी है उसको मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, बट जो चीज़ आपको बताने वाली है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जो आपकी स्ट्रक्चर थी उसको हमने मेनली दो भागों में बांटा था। एक आपके सिस्टर्निया वाला पार्ट था, ठीक है ना, एक कौन सा था आपका सिस्टर्निया वाला पार्ट था, एंड दूसरा आपका वेसिकल था जिसको हमने वैक्यूल्स भी बोल दिया था, ठीक है ना। ट्यूब्यूल्स का यहाँ पर कोई भी इतना फंक्शन नहीं रहता तो इसको हम इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं देते। जो आपका सिस्टर्निया होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, इसके कारण इसको बोलते हैं सैकल्स, ठीक है ना, इसको सैकल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसको डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपकी 4 to 6 सैकल्स यानी कि आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बनी हुई होती है, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बनी हुई होती है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है उसको हम सिस्टर्निया के नाम से भी जानते हैं। उसको किस नाम से, या तो हम बोल देंगे उसको सिस्टर्निया या फिर डिक्टायोसोम्स, ठीक है ना, डिक्टायोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। द स्ट्रक्चर इज पोलराइज इनटू सब कंपार्टमेंट। अब जो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो पोलराइज होती है। पोलराइज क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव आपके क्या बन रहे थे, फेस बन रहे थे, ठीक है ना। इस कारण से वहाँ पर जो है जो स्ट्रक्चर है वो आपकी कैसी है, पोलराइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका सिस्टर्निया वाला पार्ट है या तो हम उसको सिस गोल्जी कह दें, आपका जो मिडिल गोल्जी बोल सकते हैं, या फिर हम ट्रांस गोल्जी के नाम से भी जानते हैं। अब इस सिस गोल्जी से पहले भी आपका एक पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं हम सिस गोल्जी नेटवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, सिस गोल्जी नेटवर्क बोलते हैं। और ट्रांस गोल्जी के बाद हमारा एक आपका नेटवर्क आता है जिसको हम ट्रांस गोल्जी नेटवर्क बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी को हम 5 भागों में अब बांट सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होगा, पहला होगा आपका सिस गोल्जी नेटवर्क, पहला होगा सिस गोल्जी नेटवर्क। इसके बाद आने वाला है 6 गोल्जी। इसके बाद नंबर 3 आपका आने वाला है आपका मिडिल गोल्जी, एंड नंबर 4 आपका आने वाला है ट्रांस गोल्जी, एंड नंबर 5 आने वाला है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना भाई साहब कि जो आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी इस प्रकार से, जैसे कि मान लो गोल्जी बॉडी आपकी बन रही थी तो इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं।
पहला भाग आपका क्या लगेगा सिस गोल्जी नेटवर्क का, दूसरा भाग आपका क्या लगेगा सिस गोल्जी का, तीसरा जो बीच में भाग होता है इसको बोल देते हैं हम मिडल आपका मिडल गोल्जी, एंड आपका इसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांस गोल्जी, एंड सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ठीक है, इतनी बात पता चलेगी। क्योंकि देखो अब ये हमने क्यों अलग अलग किए, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वे आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा एंजाइम्स यहाँ पर क्या होने वाला है तो वे याद आपको रखनी पड़ेगी। CSIR में वही कुछ पूछा जाता है, अब तक जो पूछा गया वो स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाता है और जो अब मैं आगे पढ़ाऊंगा वो आपसे डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर गोल्जी बॉडी में से पूछ लिया तो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाला है। मेन फंक्शन याद रख लेना, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, यानी कि जो प्रोटीन पर चेंज होना है कोई सा भी प्रोटीन के चेंज को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया, एंड मेम्ब्रेन रैपिंग का काम करेगा, यानी कि जो आपकी प्रोटीन है उस पर एक प्रकार की मेम्ब्रेन को रैप कर देगा, वो कहाँ पर जाने वाली है उसका डेस्टिनेशन क्या है तो एक प्रकार से टैग लगा देगा। ठीक है ना, और उस टैग को ही मेम्ब्रेन रैपिंग के नाम से जाना जाता है। जब हम प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे तब हम उसमें देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइलेशन है, ग्लाइकोसाइलेशन को थोड़ा सा समझो कि ग्लाइकोसाइलेशन को समझने से पहले आपको ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में समझना होगा। जो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है 2 शब्दों से मिलकर के बनी हुई है आपकी, एक आपका ग्लाइको, दूसरा आपका प्रोटीन। ठीक है ना, जो आपका ग्लाइको रहता है वो कम पार्ट होता है, जबकि जो प्रोटीन होती है वो आपकी ज़्यादा पार्ट होती है। मैंने आपको ये पहले भी बता रखा था। यहाँ पर जो आपका ओलिगोसैकेराइड्स है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो और आपके प्रोटीन मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण मैंने आपको कहाँ पर बताया था कि आपका RER में होता है। ठीक है ना, RER में होता है, एंड ये आपका गोल्जी बॉडी के अंदर भी हो रहा है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी के अंदर भी हो रहा है। दे आर प्रोटीन दैट कंटेन ओलिगोसैकेराइड्स, यानी कि ग्लाइकन में आपका क्या आने वाला है ओलिगोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट चैन, एंड कोवलेंटली अटैच टू देयर पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, यानी कहने का मतलब क्या है ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन यानी कि प्रोटीन। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड याद करो जब मैंने बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया था कि वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड किसको बोल रहे थे हम, प्रोटीन को बोल रहे थे। पॉलीपेप्टाइड बैकबोन से अटैच होता है आपका ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना, तो देखो इसके बाद पढ़ते हैं कि 8 शुगर प्रीडोमिनेंट इन ह्यूमन ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि आपकी 8 शुगर पाई जाती है कहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आपकी जो है 8 शुगर पाई जा रही है। वे कौन कौन सी है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैनोज, नंबर 4। आपको सीरियल वाइज रटने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये याद रखना है कि कौन कौन सी प्रोटीन आपकी ग्लाइकोप्रोटीन में पाई जाती है। ठीक है ना, ये आपकी एनासिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है। ठीक है ना, एनासिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है। फिर इसके बाद नंबर 5 फ्यूकोज आ जाती है, नंबर 6 आपकी एनासिटाइल गैलेक्टोसोमाइन आ जाती है, एंड आपकी नंबर 8 जो है वो कौन सी आ जाएगी एनासिटाइल ग्लूकोसामाइन, और इसके बाद जो आपकी जाइलोज आ जाती है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है जाइलोज आपका आ जाता है। ठीक है ना, 6, 7, 8। ठीक है, 6, 7, 8 यहाँ पर ये आपका 7 था। ठीक है, तो इतनी बात पता चल गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन का ही जो अब आपकी ग्लाइकोप्रोटीन होती है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन आपकी बनती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दूसरे को बोलते हैं एन लिंक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो आपका ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है यहाँ पर आपका हाइड्रोक्साइड चैन यानी कि OH जो होता है OH पर क्या होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है सेरीन एंड थ्रियोनिन। ठीक है ना, सेरीन एंड थ्रियोनिन पर आपका बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है ना, और इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो एन एसिटाइल गैलेक्टोसोमाइन है। ठीक है ना, एन एसिटाइल गैलेक्टोसोमाइन है। और एक बात और याद रख लेना, इन कंपेयर ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो आपका ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ये शॉर्ट होती है, ये आपकी छोटी होती है। ठीक है ना, ये आपकी कैसी होने वाली है, छोटी होने वाली है। फिर बारी आपकी आती है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। यहाँ पर आपका अमाइड नाइट्रोजन होता है जो कि एस्परजिनिन, यानी कि एस्परजिनिन यहाँ पर क्या है आपका अमाइनो एसिड है, एंड
एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का यहाँ पर लिंकेज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ ग्लाइकोसिडिक के लिए क्या जरूरी था, सेरीन एंड थ्रेओनीन जरूरी था, और यहाँ पर एन लिंक ग्लाइकोसिडिक के लिए एस्परजिनिन अमाइनो एसिड का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपके जीपीआई एंकर एंड जीपीआई लिंक भी आती है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ओ एंड आपसे एन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस को आप अपनी तरफ से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड याद रखने हैं, जो एन में है उसमें एस्परजिनिन है, उसमें क्या है आपका एस्परजिनिन है, जो ओ में है वो है क्या है सेरीन एंड थ्रेओनीन आपका होने वाला है, ठीक है। इतनी बात पता चल गई, बहुत ही अच्छी बात। इसको आप अपनी तरफ से रिजोल्यूशन इसका हाई करके या फिर पीडीएफ में देख करके आप देख लेना कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, मिथाइलेशन क्या होता है, लिपिडेशन, एसिटाइलेशन, सुमोलेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यूबिक्विटिनेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, फास्फोराइलेशन, तो इन सब में क्या होता है, किसका एडिशन होता है, किसका रिमूवल होता है, तो वो आप एक बार देख लेना वीडियो को पॉज करके, या फिर जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन सही नहीं आ रहा, एक्चुअली मुझे भी नहीं चौंक पा रहा, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइलेशन में आपका CH3, ठीक है ना, मिथाइलेशन में आपका CH3 ग्रुप जो है अटैच हो जाता है, या तो वो आपका लाइसिन पे होगा या फिर आर्जिनिन पे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन या फिर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में ये काम करता है, ठीक है ना। मिथाइलेशन कब आपका काम करेगा, जब प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। जब उसके रेगुलेशन में आपका मिथाइलेशन होता है, जो कि हम बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस मिथाइलेशन को, कि किस प्रकार से आपका मिथाइलेशन होता है, उसके बाद आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन में आपका सही से आरएनए बन पाता है। फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि आपका फॉस्फेट ग्रुप को, जो आपका PO4 है, इस PO4 को अटैच किया जाता है, और ये कहाँ पर अटैच होता है, सेरीन, थ्रेओनीन एंड टायरोसिन पर, ठीक है ना। सेरीन, थ्रेओनीन एंड टायरोसिन पे अटैच होता है, सेल सिग्नलिंग में यूज होता है, इसको हम कैंसर बायोलॉजी में, ठीक है ना, जब हम कैंसर बायोलॉजी पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, तो बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप आपका अटैच होता है, ठीक है ना, एसिटाइल ग्रुप आपका अटैच होता है, या तो वो आपके जो इंपोर्टेंट इसमें सेरीन पर अटैच होता है, ठीक है ना, यहाँ पर सेरीन पर अटैच होता है मोस्टली। ये क्या काम करता है, प्रोमोट मेम्ब्रेन एसोसिएशन, ठीक है ना, प्रमोट करता है मेम्ब्रेन एसोसिएशन। एक्चुअली ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है जो आपके होते हैं। फिर यूबिक्विटिनेशन है, यूबिक्विटिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, जो कि आपका लाइसिन पे होता है, और ये सिग्नलिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं। इसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि आपका प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट होना। अगर एन लिंक है ये, तो ये कहाँ पर होने वाला है, ये आपका एस्परजिनिन पे होने वाला है, ठीक है ना। कहाँ पर होने वाला है, एस्परजिनिन पे होने वाला है। एंड ओ लिंक है तो सेरीन एंड थ्रेओनीन पर आपका होने वाला है, ठीक है ना, सेरीन एंड थ्रेओनीन पर आपका होने वाला है। एन लिंक आपका कहाँ पर होएगा, तो एन लिंक होएगा आपका एस्पराजिनिन पे, ठीक है ना, एस्पराजिनिन पे। आपको ये बातें पता होनी चाहिए, मोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखो वहाँ पर जो हमने अभी पीछे देखा था कि हम 5 भागों में बांट सकते हैं, तो इसलिए 5 भागों में बांट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके अलग अलग कंपार्टमेंट, अब ये क्या है, ये आपके कंपार्टमेंट है, ठीक है ना। अब ये क्या बना रहे हैं, ये आपके कंपार्टमेंट है, तो आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए। तो देखो जो आपका सिस गोल्जी नेटवर्क होता है, जो पहला कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पर आपका फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर होता है, यानी कि शुगर के ऊपर फॉस्फेट एक अटैच होगा। एक फॉस्फेट अटैच कहाँ पर होगा, आपका जो है शुगर के ऊपर होने वाला है अटैच, ठीक है ना। इसके बाद क्या होने वाला है, सिस सिस्टर्निया में, क्योंकि मैंने बताया था गोल्जी के बाद आपका सिस सिस्टर्निया बनेगी। यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ मैनोज, M4 मैनोज, ठीक है ना, यहाँ पर मैनोज रिमूवल होगा, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको बोलते हैं अल्फा मैनोज ट्रांसफरेज, ठीक है ना, अल्फा मैनोज ट्रांसलेज, ठीक है ना। तो आगे लिख रखा है
एंजाइम्स के बारे में तो ज़्यादा दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं है। फिर इसके बाद मिडिल में क्या होता है, मिडिल में आपसे पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पर याद करने की कोई अपनी ट्रिक बनाना है इसको, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मिडिल में आपका रिमूवल ऑफ मैन यानी कि मैनोज का रिमूवल हो रहा है, एंड आपका एडिशन होगा यानी कि जुड़ेगा किसके थ्रू, आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के थ्रू, ठीक है ना। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए जो आपका एंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं GLC नेक ट्रांसफरेज, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर सबके पीछे जितने एंजाइम यहाँ पर पाए जाएंगे उन नाम के पीछे आपको बस ट्रांसफरेज लगा देना है, बाकी सेम वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका नंबर 4 का कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसिस्टर्नी। यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ गैलेक्टोज होने वाला है, GAL4 गैलेक्टोज, एंड एडिशन ऑफ नाना। नाना मतलब सियालिक एसिड, ठीक है ना। नाना को हम सियालिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नाना मतलब सियालिक एसिड। अब फुल फॉर्म आप अपने आप देख लेना कि इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या बनने वाली है। इसके बाद नंबर आपका सबसे लास्ट में आ जाता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का। यहाँ पर आपका सल्फोनेशन होता है। तो देखो अब एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए आपका सल्फोनेशन कहाँ पर होता है। चारों ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन आपको बड़े प्यारे लगेंगे, ये चारों ऑप्शन उठा करके दे देगा, और अब आपको इनमें से ही चूज करना है कि सल्फोनेशन कहाँ पर होता है। तो अगर आपको पता है कि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में होता है तो 2 नंबर पक्के, या फिर आपसे पूछ ले जाता है कि बताइए कहाँ पर आपका एडिशन होगा एक साथ गैलेक्टोज एंड आपका सियालिक एसिड, या फिर जिसको हम नाना बोल रहे हैं, ठीक है ना, एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड, ठीक है ना। तो इसकी शायद यही फुल फॉर्म है, या फिर आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसको पूछ लिया जाता है कि बताइए कहाँ पर होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा ये बड़े प्यारे प्यारे से, एडिशन ऑफ गैलेक्टोज, एडिशन ऑफ नाना। तो याद रखना आपको ट्रांसिस्टर्नी पे। तो देखो इसको याद करने के लिए कुछ ना कुछ हमें जो है जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। तो पहला तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम जो आपका गोल्जी बॉडी है, जो गोल्जी कंपार्टमेंट है, उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि पहले में तो हमारा फास्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है ना। पहले में क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रहा है। दूसरे में हमारा रिमूवल ऑफ मैनोज हो रहा है, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ मैनोज हो रहा है। तीसरे में हमारा रिमूवल ऑफ मैनोज भी है, एंड आपका फिर एडिशन भी है। एडिशन भी है किसका, GGLCNAC। इसको यहाँ से पढ़ो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है। अब यहाँ पर आपका जो है एडिशन होता है, एडिशन होता है गैलेक्टोज का एंड आपका सियालिक एसिड का, ठीक है ना, गैलेक्टोज एंड आपका सियालिक एसिड का। फिर इसके बाद नंबर 5 पे आपका होने वाला है सल्फोनेशन, ठीक है ना। नंबर 5 पे क्या होने वाला है, सल्फोनेशन होने वाला है। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले फास्फोराइलेशन, फिर रिमूवल हो रहा है। तीसरे में आपका एक रिमूवल हो रहा है और एक का एडिशन हो रहा है। नंबर 4 में आपके 2 एडिशन हो रहे हैं, एंड नंबर 5 पे आपका जैसे नंबर पहले पे आपका फास्फोराइलेशन होता है वैसे पे आपका सल्फोनेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सल्फेट ग्रुप आकर के जुड़ेगा, और पहले में आपका जो आपका फास्फेट था वो ग्रुप आकर के जुड़ रहा था, ठीक है ना। तो अब आपको देखो, अब आपकी इच्छा है, आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, या फिर इसका कोई अगर निमोनिक्स बनाना चाहो तो आप उसके थ्रू भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। जो आपकी ये वाली फॉर्म होती है सिस वाली, इसको हम फॉर्मिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो आपकी ट्रांसफॉर्म होती है इसको हम मैच्योरिंग फेस के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम वही है कि आपका ये जो पीछे मैंने दिखाया आपको, ये जो पीछे है इसको हम ग्लाइकोसाइलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको हम ग्लाइकोसाइलेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ पूछा नहीं जाता है कि आपको क्या क्या देखना है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो हम एनालिंग ग्लाइकोसाइलेशन है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, एक हाई मैनोज में, एक हाइब्रिड में और एक कॉम्प्लेक्स में। वैसे तो आपको ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो जो चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो हम छोड़ देते हैं, हमें ज़्यादा मतलब है ही नहीं। तो आपका सेम वही पीछे वाला डायग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गोल्जी बॉडी जो है वो कंप्लीट हो गया। जो इम्पोर्टेंट था गोल्जी बॉडी में वो आपका ये वाला स्ट्रक्चर था ना, ठीक है ना। तो वो ये वाला पूरे का पूरा, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर आपका इम्पोर्टेंट था। इस स्ट्रक्चर को याद करके जाना है आपको, ठीक है ना। चाहे इसको आधा घंटा दो, चाहे फिर इसको 1 घंटा दो, बट इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो चलिए आइए फिर आपसे ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और अब आपसे मिलेंगे लाइसोसोम्स के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रोटीन सॉर्टिंग गोल्जी बॉडी की भी हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है ना। एक्चुअली प्रोटीन सॉर्टिंग हम एक साथ ही पढ़ेंगे सबकी, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको पीछे से बताता हुआ आ रहा हूँ पिछले लेक्चरों से। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।